हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट 2 लेक्चर में हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आज 4th लेक्चर में हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। देखिए प्लीज, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, और फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखेंगे और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर पे बेस्ड मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग समझेंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे किस तरफ होगा और कितना होगा, ये 2 इंपॉर्टेंट बात है। किस तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके सेंटर पे, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया था। और वो कैसे निकालते हैं, तो देखो कर्लिंग फिंगर को कहां रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में, जैसे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कर्लिंग फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। तो जो आपका थंब है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या बता देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। ठीक है ना। तो बताओ, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कर्लिंग फिंगर, अरे 4 फिंगर को चिपका के टेढ़ा कर दो, उसको कर्लिंग फिंगर कहते हैं। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके थंब की डायरेक्शन में होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो होगा वो होगा आपका बाहर की तरफ, फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट। किसके लिए, एंटी क्लॉक करंट के लिए। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और करंट कैरिंग वायर इस प्लेन में है। तो यहां से छोटा सा डीएल लेंथ का जो एलिमेंट एज्यूम करोगे, वो छोटा सा डीएल लेंथ का जो एलिमेंट है वो किस चीज का छोटा हिस्सा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का छोटा हिस्सा है, या इलेप्टिकल वायर का छोटा हिस्सा है, या फिर पैराबोला का छोटा सा हिस्सा है, पैराबोलिक करंट कैरिंग वायर मान लो उसका छोटा सा हिस्सा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप डीएल करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो तो बायट-सेवार्ट लॉ कहता है, कौन सा लॉ, बायट-सेवार्ट लॉ कहता है कि इस डीएल एलिमेंट करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या बायट-सेवार्ट लॉ ने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया है? यस, बायट-सेवार्ट लॉ ने सिर्फ छोटा डीबी मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया है छोटे से करंट एलिमेंट डीएल के लिए। तो मान लो यहां पे करंट एलिमेंट आप डीएल लेंथ का लेते हो, सर्कुलर का छोटा सा हिस्सा, और मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था, वो सर्कल का छोटा हिस्सा है, या स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का छोटा सा हिस्सा है, या पैराबोला करंट कैरिंग वायर का छोटा सा हिस्सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस छोटे से हिस्से से आर डिस्टेंस पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी होगा वो होगा म्यू नॉट करंट आई। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है भाई, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल। ये डिस्टेंस आर, रेडियस अगर कैपिटल आर है तो लीजिए कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। बस किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो है ये। उसका डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, डॉट। एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए अगर क्लॉकवाइज करंट होता तो कर्लिंग फिंगर को क्लॉकवाइज रखते, तो थंब कहां जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, एक्सिस के लॉन्ग। तो लिख लेते हैं यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, कब होगा, क्लॉक वाइज करंट के लिए। क्रॉस का मतलब होता है बेटा डाउनवर्ड। क्लियर है। अच्छा, क्या आपने सर्कुलर चार्ज्ड रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था? बिल्कुल निकाला था सर, 0 होता है अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हो तो। अच्छा, अगर हाफ रिंग है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो कैसे निकाला था? तो हमने सर ऐसे निकाला था, थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लिया था, मान लो डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन में ही आता है।
है ना, जो हाफ रिंग जिस प्लेन में रखा है उसी प्लेन में आता है। तो सिमेट्रिकली यहाँ पे डीएल एलिमेंट काटते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आता है, इसकी वजह से इस तरफ आता है। अगर ये एंगल थीटा था तो यहाँ से एंगल ये थीटा होगा, तो ई का कंपोनेंट ई कॉस थीटा, इस ई का कंपोनेंट ई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ऐड हो जाता है। क्या ऐसा ही कुछ यहाँ होगा यदि मैं सिमेट्रिकली यहाँ पे डीएल एलिमेंट ले लूँ, या यहाँ पे डीएल एलिमेंट ले लूँ, या यहाँ पे डीएल एलिमेंट ले लूँ? क्या इस डीएल एलिमेंट की वजह से जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड आया है वो क्या इसके प्लेन में ना, ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर इधर है, बाहर की तरफ है। अगर आप यहाँ से दिखाएं तो बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। किसके वजह से? इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की तरफ आया। अच्छा सर, यहाँ पे अगर डीएल एलिमेंट काटूँ तो बाहर की तरफ, यहाँ पे डीएल एलिमेंट काटूँ तो बाहर की तरफ, यहाँ पे डीएल एलिमेंट काटूँ तो बाहर की तरफ, यहाँ पे डीएल एलिमेंट काटूँ तो बाहर की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, सारे ऐड होंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी चीज है जो करंट कैरिंग वायर और जहां पे आपको निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ डॉट आएगा, और हर छोटे से हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है? ऐड होता जा रहा है। तो डीएल 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 डीएल, कितनी बार डीएल? इनफाइनाइट टाइम्स डीएल। सबका छोटा 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 मैग्नेटिक फील्ड डीबी 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 को ऐड 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 करते जाओगे तो आप जीवन भर में नहीं कर पाओगे। तो उसका एक आसान तरीका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का होता है, तो डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी इज इक्वल टू, क्या म्यू नॉट बदल रहा है? नहीं। करंट बदल रहा है हर एलिमेंट में? नहीं। आई है बटा 4 पाई है। क्या हर एलिमेंट से डिस्टेंस आर है? यस, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे? डीएल का। और नेट टोटल लेंथ क्या आएगा? 2 पाई आर। तो आप लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे आप 2 पाई आर। तो यहाँ से ये 2 पाई से कैंसिल होगा तो नीचे आएगा 2, आर से आर कैंसिल होगा तो आर बचेगा, ये 2 बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा यहाँ से बी इज इक्वल टू वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन बाहर की तरफ है, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट नहीं था। ये कैसा करंट था? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। हालांकि लेक्चर नंबर 3 में मैंने लास्ट में यही डेरिवेशन आपको एक बार समझाया था, लेकिन फिर से समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। आ गया म्यू नॉट आई बाई 2r। ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड आया है म्यू नॉट आई बाई 2r हर छोटे से हिस्से के लिए ऐड होता गया है। कितने एंगल तक हमने इंटीग्रेट किया? अगर एंगल के टर्म्स में देखें तो 2 पाई। तो आप कह सकते हो क्या कि कंप्लीट 2 पाई रेडियन के हिस्से में सर्कुलर वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड आया है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो 1 रेडियन के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्योंकि सारे के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म है। डीएल एलिमेंट का कहीं भी लोगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा, म्यू नॉट आई डीएल बटा 4 पाई आर स्क्वायर, और वो सिमेट्रिकली ऐड होता गया है। तो 1 रेडियन लेंथ के लिए अगर देखोगे तो क्या कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r डिवाइडेड बाई 1/2 पाई। बिल्कुल होगा सर, 1 रेडियन के लिए। तो अगर यहाँ पे कंप्लीट सर्कल ना बन के एक सर्कुलर आर्क बन रहा हो, क्या बन रहा हो साहब? सर्कुलर आर्क बन रहा हो थीटा एंगल का, उसका रेडियस आर है। इसमें इस आर्क में डॉटेड लाइन रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए करंट आई फ्लो कर रहा होगा। तुम सवाल पूछ सकते हो, कोई बुराई नहीं, कि सर ये बताओ ये आधा अधूरा तार में कहाँ से करंट फ्लो करा रहे हो? तो वो तुम्हारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। वो किसी तरीके से सर्किट ऐसा बनाया है जिसमें यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट इंटर किया, यहाँ पे पहुँचा। इसके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगा वो कितना आएगा? तो आपको पता चल गया कि हर छोटे से हिस्से से यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो जितना ये हिस्सा कर रहा है उतना ये कर रहा है, 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 और सबका मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, वो ऐड हो रहा है। सिंपल। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि पर यूनिट रेडियन का ये है तो थीटा रेडियन का क्या होगा? ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2r। बड़ा आराम से याद रख सकते हो, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, कंप्लीट सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r। 1 रेडियन के लिए क्या हो जाएगा? बटा 2 पाई। तो थीटा रेडियन के लिए होगा थीटा बटा 2 पाई। बेटा 1 रेडियन के लिए ये आया है तो थीटा रेडियन के लिए थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये फॉर्मूला जो आया है ये एकदम ज़बरदस्त है। इसको क्या करना, अपने को रट्टा लगाना है। जब भी मैं लिख दूँ ये वर्ड, मतलब समझ लो कि इसको रट के रखना है। बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r कंप्लीट सर्कल के लिए, म्यू नॉट आई बाई 2r कंप्लीट सर्कल के लिए, म्यू नॉट आई बाई 2r। एक बात और या ध्यान रखिएगा, पाई नहीं एक्सप्रेशन में,
पूरे सर्कल के, कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है पूरे सर्कल की वजह से वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई बाई 2r, पाई नहीं, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो एक रेडियन एंगल के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r 1/2 पाई। तो थीटा के लिए क्या होगा, θ/2 पाई। तो हाफ रिंग अगर मान लो बना लूं मैं, क्या बना लूं भाई, हाफ रिंग। ऐसा यहां से मान लो करंट आई आया, इधर से आया आई, इधर से गया आई। तुम पूछ सकते हो कि सर ये वायर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। कुछ भी रखो, इसके सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। रेडियस मान लो r है, तो यहाँ पे O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका क्या आएगा बोलो। तो बताओ कितना रेडियन का आर्क बन रहा है, पाई रेडियन का। हाफ रिंग है, क्या है बेटा, हाफ है, हाफ। बाकी कहानी तो पता है कि रिंग है। तो बताओ क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू बोलो अच्छे से, थीटा की वैल्यू बोलो π/2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल होगा 1/2। तो बताओ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, मल्टीप्लाई मत करो, कुछ भी मत करो, तुम एक्सप्रेशन यहीं तक रहने दो। तो क्या होगा बोलो, म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन तुम कैसे याद रखो कि पूरे रिंग के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, एक रेडियन के लिए क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 2r बटा 1/2 पाई। तो थीटा रेडियन के लिए क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। देखो ये याद रखो, म्यू नॉट आई बाई 2r θ/2 पाई। हाफ रिंग के लिए क्या, तो यहाँ के टर्म्स में क्या बनेगा 1/2, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अपने को बुद्धि नहीं लगाना है। अब इस सर्कुलर वायर के हिस्से से, आर्क की वजह से इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं सर, देखिए क्वेश्चंस बना के दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले। तो देखिए यहां से सेंटर है ये, यहां से ये वाला रेडियस है मान लीजिए a, और यहां से ये वाला रेडियस है b, सेंटर तक का। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखिए आई 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 आई, ये करंट फ्लो कर रहा है और ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो करेगा तो कर्लिंग फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, क्लॉकवाइज। कर्लिंग फिंगर को कहाँ रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में। थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, क्रॉस। क्लियर है बात, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, क्रॉस। देखो ये क्रॉस, क्लॉकवाइज करें। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, आई एम सॉरी, एंटी क्लॉक मतलब डॉट। देख भाई, देख भाई, देख 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 देख। चलो यहाँ बताओ तो यहाँ पे करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कर्लिंग फिंगर रखोगे तो अंदर की तरफ, और यहाँ भी कर्लिंग फिंगर रखोगे अंदर की तरफ। इसके वजह से और इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ऐड। अब तुम पूछ सकते हो कि सर ये करंट ऐसे फ्लो कैसे करा। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बैटरी लगा हो, सॉरी हाई इधर हो, लो इधर हो, और यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा हो, यहाँ से करंट आया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से इंटर करा आई, ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के आई, यहाँ से निकल गया। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, क्या बुराई है इसमें। आपको समझ नहीं आई ये बात, आ गया। अब सुनिए, तो आ गया तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। बताइए इसकी वजह से क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। 4r क्या है, हाफ रिंग है, म्यू नॉट आई बाई 4r। कंप्लीट रिंग होता तो म्यू नॉट आई बाई 2r। बट रेडियस क्या लिखेंगे, तो बड़ा वाला रेडियस b है तो b लिखेंगे, प्लस म्यू नॉट आई बाई 4a। पाई का कहीं कोई काम नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रॉस, दैट्स इट। इसी पैटर्न में एक सवाल और बढ़िया पूछते हैं। इस पैटर्न में सवाल बढ़िया ये पूछते हैं कि बेटा ये रिंग ऐसा ही बना लिया जैसा था, और एक रिंग ऐसा बना लिया। यहाँ पे करंट ऐसे आया आई, यहाँ पे आया आई, यहाँ पे आया आई, और ऐसे ऐसे घूम के इधर आ गया आई। अब इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अगर ये वाला रेडियस आपका a है और ये वाला रेडियस आपका b है, क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों पैटर्न में। तो ध्यान से देखिए, कर्लिंग फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताइए कहाँ है, अंदर की तरफ। देखिए ना, कर्लिंग फिंगर का सेंटर पे अंदर की तरफ, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा, बट इसमें होगा एक माइनस। समझ में आया कि नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू लिख लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, B इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 क्यों यार, तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है 4 क्यों आएगा। रेडियस क्या लिखेंगे, ए रेडियस मतलब अंदर वाले की वजह से बाहर है, मतलब डॉट, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4b क्रॉस। तो डॉट और क्रॉस की कहानी आप जानते हैं। अब इसको डॉट और क्रॉस हटा के सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली बाहर और एग्जैक्टली अंदर है ना, तो 180 डिग्री का एंगल हो गया, तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। एक बढ़िया सवाल लिखता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। ये यहाँ से करंट आया आई,
यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है एग्जैक्टली सेंटर पे, और ये रेडियस है आपका आर। रेडियस क्या है बेटा? आर। यहाँ से करंट आया, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे तो इसके लेंथ के पैरेलल है, लेंथ के लॉन्ग है, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे आप निकाल नहीं सकते। तो इसका 0, इसका भी 0, इसके वजह से बनेगा। और ये कितना बन रहा है? 1/4 रिंग, है ना? सॉरी 3/4 रिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे B इज इक्वल टू μ0I/2r। कहीं भी कन्फ्यूजन हो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, θ/2, यही तो होता है। तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है? 3π/2 बन रहा है। तो थीटा को रखेंगे 3π/2, तो यहाँ पे रख दीजिए 3π/2, 3π/2। क्लियर है क्या ये बात? 3π/2। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं सर, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो 2 × 2 क्या होगा? 8। तो B इज इक्वल टू आएगा μ0I, हाँ कैंसिल हो रहा है ना, पाई से पाई, सॉरी, 3 μ0I/8r, ये आएगा मैग्नेटिक 3 μ0I/8r। अच्छा, अगर 1/4 क्वार्टर होता, क्वार्टर सर्कल ऐसा ऐसा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अरे बहुत आसान है यार, μ0I/8r लिख ले। क्यों μ0I/8r? तो लॉजिकली सोचो, आप कह रहे हो कि सारे की वैसे यूनिफॉर्मली होगा और पैटर्न में ऐड होता जाएगा, तो पूरे रिंग की वजह से μ0I/2r। आधे के लिए आधा करो, 1/4 के लिए 1/4 करो, तो नीचे 1/4 कर दो। 3/4 है तो इसका 3 गुना और पूरा रिंग है तो इसका 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई करो, μ0I/2r आ जाएगा। समझ में आया पैटर्न? बहुत ईजी है क्या? बिल्कुल है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये है सवाल, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है इस तरीके से। यहाँ से करंट I फ्लो करना शुरू किया, ये घूम के यहाँ पहुँच गया। डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि 3/4 ऑफ द सर्कल है। यहाँ से यहाँ तक आप एंगल देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एंगल देखेंगे तो आपको नहीं लग रहा 3/4 ऑफ द सर्कल है R रेडियस का, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट घूम के आया यहाँ से ऐसे आई, फिर यहाँ से ऐसे आई, फिर आई, और फिर इधर से आई निकल गई। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें सेंटर पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड अपन लिखेंगे। तो इस हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो 3/4 ऑफ द सर्कल है, तो आप कंप्लीट सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं μ0I। देखिए क्या लिखते हैं बेटा? μ0I/2r, जो थीटा डिवाइडेड बाई 2π। तो थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा? 3π/2। अरे ऐसे भी देख लेना, π/2 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो बता क्या होगा? 3 बार π/2 और बटा 2π। ऐसे करोगे, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका, जो कि अभी अभी अपन ने निकाला भी था, 3 μ0I/2 × 2 8r। डायरेक्शन बताइए, बाहर की तरफ डॉट। ये B1 हो गया, और B2 इसके वजह से अगर आप देखना चाहेंगे तो नेट इसके वजह से ये करंट कैरिंग वायर के, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लेंथ पे ही आ गया, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। फिर ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, नेट एंगल 90 डिग्री है, 1/4 ऑफ द सर्कल है, बट इसका रेडियस 2r है। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो ये आएगा आपका μ0I डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है ना, इंटू π/2 इंटू 2π। बाबू ये कहानी समझ आ रहा है आपको? 1/4 ऑफ द सर्कल है, मतलब कितना रेडियन एंगल बन रहा है? π/2 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 मतलब 8, तो ये आ जाएगा आपका μ0I/8r। अब ध्यान से देखिए, असल में ये r था कि ये 2r था? 2r था, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था 2 का फैक्टर एक और आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16r। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आप ऐड कर दें इन दोनों को कि दोनों डॉट डॉट होगा, तो ये आ जाएगा आपका μ0I/, काम करो ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक्स्ट्रा। अरे यार बात वही पड़ेगा, वैसे भी एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16r। देखो 16r, तो देखो μ0I, देखो μ0I/16r कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 6, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 7। ये आंसर आ गया सीधा। अरे एलसीएम लेता तो वही आता, कोई खास बात नहीं है, ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है सर। ये देखिए बढ़िया सवाल है। यहाँ पे करंट कैरिंग वायर कौन सा? देखिए ये यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है I, और आपको यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है B/2। तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा? 0, क्योंकि इसी के लेंथ के लॉन्ग यहाँ पे आ गया। इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोली 0, और इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोली 0। करंट I फ्लो कर रहा है।
अच्छे से सोचिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओ पे 0 होगा। इस स्ट्रेट वायर के लेंथ के लॉन्ग ही आ रहा है ये पॉइंट, और इस स्ट्रेट वायर के लेंथ के लॉन्ग ही आ रहा है पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो डेवलप होगा आपका इस आर्क की वजह से, इस वाले आर्क की वजह से, इस वाले आर्क की वजह से। तो सबसे पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे, एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा, ये गिवन है। तो इस वाले आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बटा 2 ये तो सीखा है। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो a है, तो यहाँ पे रेडियस हटा के r हटा के क्या लिखेंगे आप a। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, कर्लिंग फिंगर को करंट की तरफ रखोगे तो बाहर की तरफ आएगा, तो ये हो गया बेटा डॉट। सही बात है, हाँ सर एकदम सही। इसकी वजह से लिखोगे तो कर्लिंग फिंगर को करंट की तरफ रखोगे तो अंदर की तरफ आएगा, तो ये मान लो B1 है। नेक्स्ट आपका B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू इसका रेडियस देखिए क्या है, इस आर्क का रेडियस b होगा साहब, इसको b लिखेंगे इंटू थीटा बटा 2 इस आर्क के लिए भी एंगल तो थीटा ही बन रहा है। इस दोनों आर्क में फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना है कि इसका रेडियस ज़्यादा है और इसका रेडियस कम है। आर्क ये भी थीटा एंगल का आर्क है, ये भी थीटा एंगल का आर्क है, ये भी थीटा एंगल का आर्क है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए B3 की वजह से क्या होगा, क्रॉस म्यू नॉट आई बटा 2c, देखिए 2c थीटा बटा 2 क्या करना है ये डॉट, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये क्लॉकवाइज था, तो तीनों करंट को आप ऐड कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ से करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है, यहाँ से देखो आई करंट फ्लो करा और यहाँ पे करंट आया। अब आगे ये सर्कल नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन वायर हो गया जिसमें करंट यहाँ पे कंप्लीट लूप में आ गया, ये यहाँ पे आया। अब आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये एंगल टोटल बन रहा है ये थीटा, तो 2r रेडियस है r। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इस वाले हिस्से का अलग निकालना पड़ेगा। इस वाले हिस्से का अगर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हो तो क्या लिखोगे, देखो B इज इक्वल टू B1 आर्क की वजह से यह आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। ये जो आपको याद रखना था, पूरे रिंग की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। यहाँ से ये एंगल जो बनेगा ये बनेगा आपका 2 माइनस 2 थीटा। अरे यहाँ से अगर 2 थीटा है और टोटल होता है 2 तो 2 माइनस 2 थीटा, तो ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 2 माइनस 2 थीटा बटा 2 अरे सही लिख रहा हूँ यार, अच्छा ठीक है सर आपने सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे B2 स्ट्रेट वाले हिस्से से, स्ट्रेट वाले वायर की वजह से, तो क्या होगा, तो देखो पहली बात ये क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये भी करंट इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, ऊपर, तो ऐसे रखोगे, देखो बेटा ऐसे करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो यहाँ पे, देखो अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। कितना, तो ये होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r। कहानी याद आया, स्ट्रेट वायर है, याद रखना पड़ेगा, स्ट्रेट वायर है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो r तो होगा नहीं, अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा था, r का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो हो जाएगा आपका r कॉस थीटा। सर ये कैसे r कॉस थीटा, देखो बेटा ये r है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का यहाँ से लोगे तो r का ये कंपोनेंट r कॉस थीटा हो जाएगा, इनटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो क्या होगा बेटा 2 साइन थीटा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, कौन सा ये 2, तो 4 है सर ये, तो कोई बात नहीं, वो 2 है ये 4 है, तो कैंसिल करके 2 लिख दो ना यार, क्या बुराई है। और यहाँ भी 2 नीचे, तो 2 बाहर आके इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक बार अगर मैं लिखना चाहूँ तो ध्यान से लिखिएगा, कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा। म्यू नॉट आई बाई 2r, देखो म्यू नॉट आई बाई 2r, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। क्या सही लिखा है, म्यू नॉट आई बाई 2r। अच्छा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा बाई पाई है, तो अगर आप पाई को भी कॉमन निकाल दो, पाई को भी आप कॉमन निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे तो पाई है, देखो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, तो ऊपर बचेगा पाई माइनस थीटा, ये बचेगा आपका पाई माइनस थीटा, सिंपल। और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा प्लस टैन थीटा, ये आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया कि नहीं आया, बढ़िया इलस्ट्रेशन है, बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, यहाँ तक ऐसे करंट आया और इस सर्कुलर टर्न लेके यहाँ से करंट बाहर निकल गया। अपने को मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे लिखना है, सेंटर पे, रेडियस है r। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 मैग्नेटिक फील्ड आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे तो 3 पार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का।
एक ये वाला स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट है या सेमी इनफाइनाइट है, तो आप ढंग से देखेंगे, यहाँ से तो इनफाइनाइट लेंथ लिखा है लेकिन यहाँ पे फाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। कैसे सर? तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अरे नहीं 4πr ही होगा यार, ये तो 4πr ही होगा ना, क्योंकि एक होगा साइन 90, दूसरा होगा साइन 0, साइन 91 और साइन 0 0, तो 1 आएगा, तो 4 का फैक्टर आएगा। तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो आगे की तरफ है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, कर्लिंग फिंगर अंदर है, तो अंदर की तरफ आएगा, मतलब क्रॉस। और इसकी वजह से करंट आगे और कर्लिंग फिंगर ऊपर ले जाओगे तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr क्रॉस। ये 2 मैंने लिखा है। अब एक थर्ड है आपका सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4r, म्यू नॉट आई बाई 4r। ये आएगा जवाब आपका, म्यू नॉट आई बाई 4r कहाँ? क्रॉस। देखो ना, क्लॉकवाइज करंट क्रॉस, ये तीनों को आप ऐड कर दोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना, देखिए ये भी इनफाइनाइट वायर है, ये आप ढंग से लिखें तो इसको कह सकते हैं सेमी इनफाइनाइट। अब सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ से यहाँ तक है, ये इन्फिनिटी लेंथ है, यहाँ पे एंड है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और यहाँ से देखोगे करंट आगे जा रहा है, इसके ऊपर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो जितना इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उतना ही इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अंदर की तरफ आएगा। देख भाई देख, सॉरी, इसके वजह से अंदर की तरफ आया और इसके वजह से उतना ही बाहर की तरफ आएगा। अरे करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और कर्लिंग फिंगर ऊपर निकालना है, तो देखो बाहर की तरफ है, यहाँ देखो अंदर की तरफ है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसके वजह से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसके वजह से भी अंदर और देखो इसके वजह से भी अंदर। अरे देखना, थंब को करंट की डायरेक्शन रखूंगा, कर्लिंग फिंगर, यहाँ पे थंब को करंट की डायरेक्शन रखूंगा, कर्लिंग फिंगर, इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हुआ था, लेकिन इस बार इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो बचेगा आपका सिंपल म्यू नॉट आई बाई 4r आंसर। क्यों सर? क्योंकि ये वाला और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इसी इसके सेंटर पे इसी से सेमी सर्कल का आएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बढ़िया सवाल है। देखिए, आर रेडियस का एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस आर है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है बेटा आई। अब इसके सेंटर पे, वो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा साहब? मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने पढ़ा है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r। सिंपल है, ये तो होता है कंप्लीट सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर मैं सेम रेडियस का सर्कुलर वायर लेता हूं, बट ये n नंबर ऑफ सर्कुलर वायर है, सारे में करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाहर की तरफ होगा। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? तो एक सर्कुलर टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। और यहाँ पे कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं, n। तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता जाएगा। तो एक वायर का आगे, दूसरे सर्कुलर वायर का आगे, तीसरे का भी आगे, चौथे का भी आगे, तो ये n टाइम्स हो जाएगा सिंपल। तो b डैश क्या हो गया बेटा? n टाइम्स ऑफ b नॉट हो जाएगा। तो अगर n सर्कुलर वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ जाता है, बट याद रखिएगा कीपिंग रेडियस कांस्टेंट। यहाँ भी r रेडियस का एक सर्कुलर टर्न था, यहाँ पे r रेडियस का n सर्कुलर टर्न है, तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है। यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है r और इसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा I। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम वही म्यू नॉट आई बाई 2r। यही तो होता है सर मैग्नेटिक फील्ड, यही तो लिखा है यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2r। बट यहाँ पे कह रहा है कि इस लेंथ को, इस वायर का जो लेंथ है उसको कांस्टेंट रखते हुए n टर्न्स बना दिया। कीपिंग लेंथ ऑफ वायर इज सेम, कीपिंग लेंथ ऑफ वायर, लेंथ किसका? ऑफ वायर, रेडियस सेम नहीं किया। जो सर्कमफ्रेंस लेंथ था ना, मान लो L लेंथ है ये, तो L लेंथ का एक सर्कल बनाया, L लेंथ का एक सर्कल बनाया, और इसी L लेंथ से मैंने n टाइम्स ऑफ सर्कल बना लिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड साहब क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स तो n कर दिया मैंने। अब जितनी बार इसको मैं टर्न करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता जाऊंगा, रेडियस n टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि सर्कमफ्रेंस n टाइम्स कम हो गया। सॉरी, सर्कमफ्रेंस जैसे मैं एक टर्न लिया तो इसका लेंथ था L लेंथ का था। अब यहाँ पे L लेंथ है लेकिन इसके 2 टर्न बना दिए मैंने, तो एक टर्न का सर्कमफ्रेंस क्या आधा हुआ, और सर्कमफ्रेंस आधा हुआ तो रेडियस आधा हो जाएगा। अगर 2 टर्न बनाए मैंने,
तो देखो एक एल लेंथ का एक टर्न था, एल लेंथ का एक टर्न था, और एल लेंथ के मैंने 4 टर्न बना दिए, उसी एल लेंथ से 4 टर्न बना दिए, तो सरकमफ्रेंस कितना कम हो गया, 1/4 हो गया। तो रेडियस कितना कम हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्लीज बेटा, अगर मैंने n टर्म्स बनाया तो रेडियस n टाइम्स कम हो जाएगा। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखूँ तो B इज इक्वल टू आएगा μ0I डिवाइडेड बाई 2r/n, और ऐसे ऐसे कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ध्यान से देखिएगा, वो आएगा μ0I बाई 2r इंटू n स्क्वायर। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो n स्क्वायर B0 आया है, इस मैग्नेटिक फील्ड से n स्क्वायर टाइम्स चेंज हुआ है, और यहाँ पे तो n टाइम्स ही चेंज होगा। तो याद रखिएगा, अगर वो कहता है कीपिंग लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट, मैंने n टर्न्स बना दिए, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और सरकमफ्रेंस या लेंथ ऑफ वायर सेम रख के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो रेडियस कम होगा, और रेडियस डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो अगर मैं n टर्न्स बढ़ा दिया, कीपिंग लेंथ कांस्टेंट, कीपिंग लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट, कीपिंग सरकमफ्रेंस कांस्टेंट, अगर मैंने n टर्न्स बढ़ा दिए तो रेडियस n टाइम्स कम हो जाएगा, रेडियस n टाइम्स कम हो जाएगा, और टर्न्स n टाइम्स बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड n स्क्वायर बढ़ जाएगा। यहां पे देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं साहब, एक r रेडियस का सर्कुलर वायर है, उसकी वजह से करंट है V0, अगर मैं लेंथ को कांस्टेंट रखे, सरकमफ्रेंस को कांस्टेंट रखे, 3 टर्न्स कर दिए, तो नया मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ B0। लिख लो इसको, 9 टाइम्स ऑफ B0। क्यों सर 9 टाइम्स ऑफ B0 क्यों? बहुत इजी है, 9 टाइम्स B0 होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा बेटा क्योंकि मैंने 3 टर्न बढ़ाए हैं, रेडियस कांस्टेंट रखता तो 3 गुना होता, लेंथ कांस्टेंट रख के करूंगा तो 3 का होल स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, ये लिख लिया आपने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चे इसमें अपन गलती कर देते हैं, और ये बेसिक सवाल है, कोई इसमें ना कैलकुलेशन लेंदी है, मैंने दोनों सेपरेट करके बताया है। अगर रेडियस कांस्टेंट है और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता हूँ, रेडियस कांस्टेंट है और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स बढ़ेगा? n टाइम्स। इफ लेंथ और सरकमफ्रेंस कांस्टेंट है और नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बढ़ जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स। मैग्नेटिक फील्ड कितना बढ़ जाएगा बेटा? n स्क्वायर टाइम्स। डन। आगे देखिए, अभी कुछ और बढ़िया सवाल देखो, यहाँ पे r रेडियस का एक रिंग है, सर्कुलर वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज I, और उसके बाहर 2r रेडियस का एक रिंग है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है सेम I, बट ये करंट क्लॉकवाइज है। उसके बाद 4r रेडियस का एक और रिंग है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद 8r रेडियस का एक और रिंग है जिसमें क्लॉकवाइज है। उसके बाद 16r रेडियस का एक और रिंग है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है I। फिर उसके बाद 32 रेडियस का एक और रिंग है, और ऐसे कितने टाइम्स रिंग लगे? इनफाइनाइट टाइम्स। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड उस सारे रिंग की वजह से बताना है। बहुत जबरदस्त सवाल है, और आपको ये सवाल देख के ऐसा याद आ रहा होगा कि सर ऐसे कुछ तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में भी अपन करते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में भी करा है। ये मैथमेटिक्स समझ आ रहा है सर, इसको सॉल्व करना आसान होगा, बहुत लेंथी नहीं होगा। इसमें सर यूज होगा, बताओ जीपी सीरीज। कैसे? देखो, पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं, बताओ μ0I बाई 2r बाहर की तरफ, एकदम सही है, μ0I बाई 2r पूरे रिंग की वजह से, μ0I बाई 2r, ये भी पूरा रिंग है, ये होगा μ0I बाई 4r। ऐसे कर दो 2r इंटू 2 का फैक्टर लग दो, क्योंकि रेडियस इसका डबल है। पूरा रिंग तो है लेकिन रेडियस डबल होने की वजह से 2 का फैक्टर आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर होगा मैग्नेटिक फील्ड μ0I बाई 2r, पूरे रिंग की वजह से 2r, लेकिन रेडियस इसका कितना? 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, ये बाहर की तरफ। और सिमिलरली यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I बाई 2r इंटू 8 टाइम्स 8, और ये आएगा क्रॉस। अगर आप डॉट को पॉजिटिव मान लेते हैं, बाहर की तरफ है, तो ये माइनस अंदर की तरफ होगा, ये डॉट प्लस होगा, क्रॉस माइनस होगा। और यहाँ पे आप कॉमन निकाल लेते हैं μ0I बाई 2r को। अगर आप μ0I बाई 2r को कॉमन निकालते तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा -1/2, क्योंकि डॉट प्लस तो क्रॉस माइनस, फिर ये डॉट प्लस तो प्लस 1/4 माइनस 1/8, और ये खत्म हो जाएगा कि चलता रहेगा? ये चलता रहेगा साहब, ये चलता रहेगा, करते जाओ। तो ये बन रहा है तुम्हारा जीपी सीरीज यहाँ से यहाँ तक, और जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म बनेगा 1, एंड कॉमन रेशियो होता है कोई भी टर्म उठाओ उससे एक पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो।
तो यहाँ पे डिवाइड करोगे -½ को 1 से, तो कॉमन रेशियो -1/2 आएगा, और ये 1/2 ही आता जाएगा, -1/2। तो जीपी सीरीज़ का सम का फॉर्मूला होता है, देखो ये ब्रैकेट में बाहर निकला है μ0I/2r, तो इसको एज इट इज़ लिख लो, है ना। और इन सब का जो सम होगा, इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, एंड कॉमन रेशियो इज -1/2। देखो ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ से -1/2, तो ये +1/2 हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करो तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो ये आएगा आपका 2 μ0I/2r × 3, ये कैंसिल हो जाएगा। जवाब आएगा आपका μ0I/3r, μ0I/3r, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा ये बताओ, ये सवाल मैग्नेटिक फील्ड का था या ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है? क्वेश्चन सिंपल जीपी सीरीज का है, जीपी सीरीज का सवाल हुआ ना बेटा, ये सिंपल जीपी सीरीज का सवाल है। सो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न तो बड़ा आसान है देखना। आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है, एंड क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है। क्लियर है ये बात? आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त बनाया मैंने, देखो ट्रिकी सवाल है। देखो यहाँ से करंट आ रहा है बेटा 5 एम्पियर साहब। अब ये 5 एम्पियर जो आया है, यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से मैंने लगाया है कि इस ब्रांच में करंट आया 4 एम्पियर ऐसे, और इधर से गया 1 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर आया, और यहाँ से 4 एम्पियर जो आया था वो 3 एम्पियर यहाँ से बाहर निकल गया, बचा हुआ इधर से 1 एम्पियर गया इसमें आया। और जब ये फोटो बनाओगे तो जैसा मैंने फोटो बनाया वैसे ही बनाना, गलत बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा सुनो, कई बार बच्चे, मैं पढ़ा देता हूँ, फोटो ऐसा बनाते हैं, ये तो ठीक रखते हैं, यहाँ से आया, यहाँ से ऐसे निकाल दिया। तो अब सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इस करंट कैरिंग हिस्से से, करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके लॉन्ग है तो 0 होगा, लेकिन इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? कहानी तुम जानते हो। बट अगर ऐसे बनाओगे तो देखो ये इसके लॉन्ग आ गया, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कहानी समझ में आया ना? ये बात बहुत ईजी है भाई साहब। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो चलो लिखते हैं बी। सबसे पहले इसका लिखते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I, आई की वैल्यू 4 एम्पियर, तो 4 लिख दो, क्या दिक्कत है, बटा पूरे रिंग होता तो 2 इंटू रेडियस r। पूरा रिंग तो है नहीं, कितने एंगल का रिंग है, तो यहाँ से देखो 120 डिग्री का ये आर्क है। तो 120 डिग्री का आर्क है तो 120 डिग्री का मतलब होता है 2π/3, क्योंकि 60 डिग्री हो गया भाई π/3, तो 120 डिग्री मतलब 2π/3, तो ये हो जाएगा आपका 2π/3 इंटू 2π। तो पाई से ये पाई, अरे 2π से 2π कैंसिल हो गया, 1/3 आना भी चाहिए, 1/3। आपको नहीं पता 120 डिग्री मतलब 1/3 हो गया, 2π, अरे यार 360 डिग्री का 1/3, 120 डिग्री हुआ ना, 1/3 है, तो सिंपल 1/3 आप लिख सकते थे। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डॉट आएगा। तो चलो ये B1 लिख लेते हैं अपन, B2 इससे निकालते इस वाले वायर से। तो करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ये हो जाएगा μ0 इंटू 1 बटा 2 रेडियस, और फिर से आपका आएगा 1/3, बिल्कुल 1/3 है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और B3 आप यहाँ से निकाल लीजिए इसका इसका भी होगा μ0 1 बटा 2r इंटू 1/3, और ये होगा आपका डॉट और ये होगा क्रॉस। जब आप नेट निकालेंगे तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड B2 बाहर है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से अंदर है। और वैसे देखो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, तो इसका और इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है। इसका तो पहले ही 0 है क्योंकि इसी लेंथ के लॉन्ग निकालना, बस इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो यही आपका नेट आंसर हो जाएगा, ये वाला, यही नेट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहानी समझ आया या नहीं आया? बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आंसर है। और बेटा यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बना देता हूँ ताकि तुम सबको मिक्स मत कर देना, ठीक है ना भाई, थोड़ा इज्जत रख लेना अच्छे से। समझ तो सब आता है, लेकिन गलत लिखोगे तो 4 महीने बाद मास्टर को ही बोलोगे क्या पढ़ा के निकल लिया, कुछ ही नहीं दिख रहा है। तो बेटा साफ सुथरा नोट्स बनाना समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना समझो कि आज जो तुम हो वो कल नहीं रहोगे, कल थोड़े समझदार रहोगे, है ना। थोड़ा तो दिमाग और बुद्धि विकसित करेगा ना भाई। एक बात बताओ, पिछले साल लास्ट ईयर जितना फिजिक्स आपको समझ आया था, क्या उतना आ रहा है या थोड़ा ज़्यादा आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, थोड़ा तो ज़्यादा आ रहा होगा। और उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण है कि आप पिछले साल से 1 साल और ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, बुद्धि ठीक हो गया तुम्हारा, मास्टर की कोई गलती नहीं है ना। तो 11th क्लास में जब बच्चा आता है तो उसको 11th क्लास में बस 2 ही चीज़ समझ आता है,
आपको अगर मैं कहूँ तो आश्चर्य नहीं होगा आपको, उसको दो ही चीज़ समझ में आता है। पहला कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, और दूसरा जो मास्टर पढ़ा रहा था वो ख़त्म हो गया। 11th क्लास के बच्चों को फिजिक्स बस इतना ही समझ आता है, बट वो 12th क्लास में आता है तो थोड़ा मैच्योर हो चुका होता है, तो उसको फिजिक्स थोड़ा बहुत समझ आने लगता है। समझ में आया कि नहीं है? तो फिजिक्स अगर मान लो कि अभी तुम्हें एक लाइन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, उसको साफ सुथरे अक्षर में लिख लो, अच्छे हेड राइटिंग में लिखो, उसको बढ़िया से लिखो, समझ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से लिखो। क्या होगा कि 2 महीने बाद जब ये चीज़ें बार बार, आसान चीज़ें बार बार जब रिपीट होंगी, तो एक मुश्किल चीज़ भी अपने आप आपको अनकॉन्शियस ब्रेन में जो था अपने आप आपके सामने आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं? आज जो समझ नहीं आ रहा है कल भी नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है बेटा। आज तो पहली बार पढ़ रहे हो सकता है 1-2 चीज़ ना आए, लेकिन कल जब तुम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 10 सवाल कर चुके होगे, तो एक सवाल जो आज नहीं आ रहा है वो कल अपने आप तुम्हारे क्लिक कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो समझ ना आए तो भी स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखा जरूर करो, ठीक है भाई। चलो एक बढ़िया सवाल है। तो अभी तक जो हमने सवाल सॉल्व किया था उन सब से ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। सर इसमें ऐसा क्या है? आपको ये डायग्राम देख के कुछ महसूस हो रहा है तो महसूस करके बताओ क्या अलग है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो प्लेनर थे, जो वायर का कॉम्बिनेशन था, या सर्कल हो या स्ट्रेट हो, मैंने एक प्लेन में बनाया था। पहला ऐसा सवाल है जो मैंने 3D स्पेस में बनाया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। बताओ ढंग से सोचो, मैंने वायर ऐसा नहीं बनाया, ऐसा है क्या? ये दोनों वायर देखो, कंपेयर करके देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो इसी प्लेन में ही है साहब, ऐसे गया ऐसे घूम गया, लेकिन ये कैसे बनाया मैंने? ये एग्जैक्टली जेड एक्सिस के लॉन्ग है, यहाँ पे खत्म हुआ है, और ये ऊपर उठ गया है, वाई एक्सिस के लॉन्ग आया है, वाई एक्स प्लेन में है, ये वाई एक्स प्लेन में है। कौन? ये वाला वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है ये, ऐसा देखो, ऐसा है। मान लो कि ये 2 है वायर, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहे थे ऐसे, और तीसरा वायर इनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया है ऐसे। बुझाया? अब आओ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। ये हो जाएगा B = μ0I डिवाइडेड बाई 4R। यस 4R, ये रेडियस R है। सर 4R क्यों? क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट होता तब तो आता μ0I/2R, सेमी इनफाइनाइट है तो μ0I/4R। ठीक है। डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से निकालेंगे। स्ट्रेट करंट वायर के लिए थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। तो जेड एक्सिस ये है मान लो, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग थंब रखोगे और निकालना यहाँ पे सेंटर पे निकाल रहे हैं साहब। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। अरे भाई ये करंट कैरिंग वायर है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग वायर निकालना यहाँ पे है, तो ये वायर ये आर, तो इस वायर और इस आर के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा जो -j कैप आएगा। B2 भी आएगा μ0I/4R -j कैप, इस वाले वायर की वजह से। करंट इधर आ रहा है तो करंट जेड एक्सिस के लॉन्ग आपकी तरफ, अरे ये जो एक वायर है ना जेड एक्सिस के लॉन्ग आपकी तरफ है ये, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो थंब की डायरेक्शन में करंट रखे हैं, कर्लिंग फिंगर अंदर जा रहा है -j कैप, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B3, ये कितना आएगा? तो ये आएगा μ0I/2R ना 4R, हाफ रिंग है 4R। अच्छा एक गलती कर दिया, आई एम सॉरी बेटा, हो जाता है जल्दी में समझाने के चक्कर में हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक। यहाँ से पाई आना चाहिए, अरे वायर है तो पाई आएगा, और रिंग में पाई नहीं आता, तो μ0I/4R आएगा। और ये होगा आपका, ये YZ प्लेन में है तो ऐसे रखोगे क्लॉकवाइज तो अंदर की तरफ जाएगा, तो -k कैप, अरे अंदर की तरफ जा रहा है। ये मान लो XY प्लेन है, ऐसे रखो तो अंदर की तरफ तो -z एक्सिस ही हुआ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा आपका μ0I/4R, 4R 2R/π -j कैप, और ये हो जाएगा आपका μ0I/4R -k कैप। ये आएगा साहब जवाब, ये जहाँ पे रेडियस इस सेमी सर्कल का रेडियस है। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 3 सर्कुलर लूप है 3, और तीनों ही सर्कुलर लूप का जो प्लेन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस आपकी तरफ है। जेड एक्सिस क्या आपकी तरफ है? तो अभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे ऊपर लेता जा रहा हूं मैं। अभी जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कराया था वो 3D स्पेस में था, ये क्वेश्चन भी बेटा 3D स्पेस में है। कैसे? देखो ये वाला जो प्लेन है जो येलो कलर से बनाया मैंने, ये देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पे करंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहले रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा μ0I/2R। अरे कंप्लीट रिंग का μ0I/2R डायरेक्शन किधर होगा? k कैप।
एक्स वाई प्लेन में है तो के कैप के लॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। अच्छा B2 मान लो ये वाला, तो ये किधर है, ये देखो एक्स एक्सिस को और जेड एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा, देख इधर भाई एक्स जेड प्लेन में, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/2r इंटू जे कैप। और जो वाई जेड प्लेन में होगा, देखो ये वाला अच्छे से देखना बेटा, ये देख, ये कहाँ कट करा, देखो जेड एक्सिस को कट करा और ऐसे गया, फिर वाई एक्सिस को कट करा और पीछे से आया है ये 3 डायमेंशनल फिगर, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा ये। बताइए इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये अंदर है प्लेन के अंदर, ऐसे रिंग रखा है मैंने, ऐसे देखो वाई एक्सिस को कट करा और जेड एक्सिस बाहर ऐसे, तो इस एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/2r I कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो बी नेट इज इक्वल टू आ जाएगा इनका वेक्टर सम, तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ μ0I/2r। ये आपका आंसर है। मैग्नीट्यूड निकाल दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना के के लॉन्ग है उतना ही आई के लॉन्ग है, उतना ही जे के लॉन्ग है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बढ़िया है बेटा, यूरोडोव का सवाल है। यूरोडोव का सवाल है, सवाल क्या कहता है देखिए, ए रेडियस पे जाकर रिंग बनाना मैंने शुरू किया और ये वेरिएबल रेडियस का रिंग बनता जा रहा है, टोटल n टर्न्स बना है बी रेडियस तक, स्पाइरल फॉर्म में। तो बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आप इसको ऐसे समझो, ये क्लोजली स्पेस्ड है, ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस पे है क्लोजली स्पेस, बस ये स्पाइरल बनता जा रहा है। मतलब इसका रफ डायग्राम ऐसे बनाऊं, ये अच्छे से देखे इसलिए बना, ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, ये क्लोजली स्पेस्ड, एकदम क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली बहुत पास चिपका हुआ, ये रेडियस ए और बाहर वाला रेडियस भी, ये है कहानी। बड़ी स्पेस में दिखाया कि आपको दिखे एक बार कि करंट का पैटर्न कैसा है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा अच्छे से, यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना हो गया स्पाइरल का, टोटल लेंथ बी नहीं है, बी यहां तक है और ए यहां तक है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए में कितने टर्न्स है बेटा, एन, कितने टर्न्स है, एन, तो 1 यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n/b माइनस ए। अब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो सब में करंट आई, तो कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, ni, अरे कितने टर्न्स, n टर्न्स है या नहीं है, n टर्न्स है, और हर में करंट आई, तो यहां से यहां तक इस लेंथ में कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, ni। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, इतने, तो करंट कितना फ्लो करेगा, आई से मल्टीप्लाई करो, इतना करंट फ्लो करेगा। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए सेंटर पे, यहां से x रेडियस पे जाके ds मोटाई का एक विड्थ लेता हूं, तो एक यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स है, तो dx विड्थ में कितने टर्न्स होंगे, टर्न्स इन dx विड्थ n/b माइनस ए इंटू dx, और इस dx विड्थ में करंट कितना हो जाएगा, करंट इन dx विड्थ, ये हो जाएगा n/b माइनस ए इंटू dxi, ये करंट आ गया, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, इस dx विड्थ की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटा सा, वो dv डेवलप होगा। dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू छोटे से x डिस्टेंस रेडियस की वजह से dx विड्थ का जो रिंग बना है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I/2x। अरे भाई रिंग है ना, अब इस रिंग में करंट आई तो नहीं है, इस रिंग में करंट इतना है, तो आई की जगह पे पूरा लिखेंगे आप नेट करंट, तो क्या लिखेंगे बोलिए, n/b माइनस ए dx इंटू आई, ये आएगा। ये कंप्लीट स्पाइरल की वजह से आ गया क्या मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपने निकाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस dx मोटाई के, जैसे देखो यहां से जाके x रेडियस पे जाके dx मोटाई का एक रिंग काटा है, इस dx मोटाई के रिंग में जो करंट फ्लो करेगा ये करंट आई है, तो इस करंट की वजह से रिंग के मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो dv का इंटीग्रेशन होगा b, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा μ0I/2b माइनस ए इंटू कैपिटल N, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x इंटू dx, कहाँ से कहाँ तक, तो x की वैल्यू a से लेके b तक वेरी कर सकती है, तो a से b तक आप इंटीग्रेट करेंगे तो b इज इक्वल टू आएगा μ0In/2b माइनस ए log b/a, ये आ गया आंसर। हो गया साहब, आ गया आंसर। log b/a कैसे रख दिया आपने, तो आपको नहीं पता क्या, log x आया तो log आएगा log b माइनस log a, log b माइनस log a क्या होता है, log b/a होता है, ये आ गया जवाब। क्या आपको ये कहानी समझ आया, बहुत अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप की कहानी थोड़ी अलग है, जैसे मैं यहां पे ये क्लोज लूप रिंग ले तो रहा था,
यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा था आई, बट हर हिस्से में करंट का फ्लो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ऐसे करंट आया होगा, जहाँ से इंटर करा वहीं से एक पॉइंट है जहाँ से एग्जिट कर गया। क्लोज लूप बनाने का जो तरीका है वो कैसे बनाया होगा, तो पैटर्न या तो ऐसा बना होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक बैटरी लगा हो और कुछ रेजिस्टेंस लगा हो, करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा हो, इस तरह का होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा पैटर्न बनाऊं कि यहाँ से करंट आए, एक पॉइंट पे इंटर करे और इस क्लोज लूप के किसी भी दूसरे पॉइंट से करंट बाहर चला जाए, तो एग्जिट नहीं होगा, एक एग्जिट और एक एंट्री पॉइंट। दो एग्जिट पॉइंट नहीं लगा सकता मैं, यहां भी नहीं लगा सकता, यहां भी नहीं, गलत गड़बड़ हो जाएगा, समझना प्लीज। एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है। करंट आया आई गया आई। अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट लगाया है और सिमेट्रिक वायर है, ये वायर जो मैंने लिया है ऊपर में हाफ रिंग है, नीचे में हाफ रिंग है, सेम मटेरियल का बना है। अगर ये डिफरेंट मटेरियल का बना होगा, ऊपर वाला आधा डिफरेंट मटेरियल का है और नीचे वाला हाफ सर्कल डिफरेंट मटेरियल का है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। उस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिक बनाऊंगा तो ऊपर भी करंट जाएगा I/2 और नीचे भी करंट आएगा I/2, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। कैसी बातें कर रहे हो सर, जीरो कैसे? तो ध्यान से सुनिए, जीरो क्यों? क्योंकि यहाँ से आई आया तो I/2 ऊपर, I/2 नीचे। अगर ये I/2 ऊपर गया तो ये क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे वो अंदर की तरफ आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाला हाफ सर्कल और नीचे वाले हाफ सर्कल का निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा सेंटर पे। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर सेम एक एंट्री पॉइंट है यहाँ पे आई और यहाँ से करंट बाहर निकला आई, अब बताओ ये वाला जो लेंथ है इसके लेंथ के 3 गुना होगा। अरे राम लाल है क्या यार, बिल्कुल 3 गुना होगा ना यार, 1/4 है, ये 3/4 है। अब यहाँ पे जो मान लो करंट आया आपका आई, अब लेंथ 3 गुना है तो रेसिस्टेंस बराबर आर बराबर क्या होता है, ρl/a, तो रेसिस्टेंस 3 टाइम्स होगा। और यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों पैरेलल हो गए, तो रेसिस्टेंस अगर 3 टाइम्स है तो करंट इसमें आई जाएगा, और इसका रेसिस्टेंस 1/3 है तो इसमें करंट 3 आई आएगा। अब 3i की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो, और i की वजह से 3/4 सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड लिखो, और 1/4 सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। तो निकाल लो ना, बता रहा हूँ ना, निकाल लो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। ये तो सिर्फ सर्कल की कहानी हो गई। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बना लूँ, ठीक है रामलाल, क्या बनाऊँ, स्क्वायर। यहाँ से करंट इंटर कराऊँ आई और यहाँ से एग्जिट कराऊँ आई, बताओ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड सर जीरो। ओके, अगर मैं स्क्वायर बना लूँ, यहाँ से इंटर कराऊँ, सिमेट्रिक, ऐसा नहीं कि एसिमेट्रिक बनाओ, सिमेट्रिक, यहाँ से करंट निकला आई। अब बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, सुनना, ये वायर मैं इस तरीके से बनाया हूँ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो हो जाए क्योंकि इसके लेंथ के लॉन्ग आ गया। अब यहाँ पे करंट अगर आई जाएगा तो यहाँ पे 3i जाएगा, इसके वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ओके सॉरी इसमें आई तो इसमें 3i, क्योंकि इसका लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और इस दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलल हो गया। इसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों वायर का अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, जीरो। और ये कहानी इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि अगर आप एक क्यूब बना लो और क्यूब के किसी भी एक पॉइंट से करंट इंटर कराओ और किसी दूसरे पॉइंट से बाहर निकाल लो, अब इसमें इमेजिन करना, विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखो, बॉडी डायगोनल लिया है तो जिस तरीके से करंट का हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा ऐसे ऐसे, उधर में होगा ऐसे ऐसे, तो ये हो गया क्लॉक, ये हो गया एंटी क्लॉक, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा जीरो।